Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about female reproductive system. So the female reproductive system, the main function of this system is to produce an egg cell which is required for the fertilization process. And the process of fertilization in human occur in the female reproductive system. So this system is very important for the production of egg, then process of fertilization, then the development of new individual and the birth of new individual, and also the accessory female glands like mammary gland. It also help in the development or provide nutrition to the newborn child. So for all this purpose, the female reproductive system is very important, and the female reproductive system consists of a pair of ovaries, then fallopian tube, uterus, then uterine tube, vagina, and some extra or external genitalial parts. And the mammary gland is also a very important part of फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो हम यहाँ पे डायग्राम में देखें तो सबसे पहले ये जो राउंड पार्ट दिए हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों जो है वो है ओवरी. और ओवरी जो है उसका एक मेन फंक्शन है टू प्रोड्यूस एन ओवम, यानी कि एग सेल जो है वो इस ओवरी में प्रोड्यूस होगा. देन ये एग सेल जो है वो एंटर होगा फैलोपियन ट्यूब में. अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि फैलोपियन ट्यूब जो है वो ओवरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. तो ओवरी में से जो एग प्रोड्यूस होगा वो इस फैलोपियन ट्यूब में एंटर होगा, जैसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं. तो इसमें जैसे ही एग एंटर होगा वो ट्रैवल करेगा एंड देन एंटर होगा इन यूटेरस. तो यहाँ पे यूटेरस में एग जो है अगर वो फर्टिलाइज है तो यहाँ पे इसका स्टैब्लिशमेंट होगा, अदरवाइज ये एग जो है वो फीमेल बॉडी से बाहर रिलीज होगा. तो अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हर एक पार्ट जो है वो डिटेल में पढ़ते हैं. सो द फर्स्ट पार्ट इज ओवरी. तो यहाँ पे आप ये जो आलमंड शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो वो है ओवरी. द ओवरीज आर पेयर ग्लैंड्स, यानी कि उसकी एक पैर यानी कि इन नंबर 2 होते हैं. एंड दे हैव शेप लाइक आलमंड्स. आप यहाँ पे देख रहे हो ये ओवरी का शेप जो है वो आलमंड लाइक शेप है. अब हम ओवरी के साइज की बात करें तो इट इज़ मेनली 2 to 4 centimeter long and having 2 centimeter of width, and the thickness of this ovary is around 1 centimeter. तो ये ओवरी की साइज़ है. अब हम ओवरी के लोकेशन की बात करें तो जो यूटेरस है, आपने इस डायग्राम में देखा ये जो पोर्शन है वो है यूटेरस. तो उसकी ईच साइड पे 1 ओवरी इस तरह से प्रेजेंट होगी. और अगर हम डिटेल में देखें तो दे आर सिचुएटेड इन दी अपर पेल्विक कैविटी. जो हमारी बॉडी में पेल्विक कैविटी होती है उसमें जो अपर पोजीशन है वहाँ पे ये दोनों ओवरीज जो है वो लोकेटेड है, वन ऑन ईच साइड ऑफ यूटेरस. ठीक है, तो इस तरह से ये ओवरी जो है वो हमारी बॉडी में लोकेटेड होती है. Then these ovaries maintain their position by a series of ligaments. तो इस ligaments के थ्रू ओवरी जो है वो उसकी पोजीशन मेंटेन करती है. Now the each ovary is covered by a
थिन एपिथेलियम, यानी कि एक एपिथेलियल सेल का लेयर होता है जो पूरी ओवरी को कवर करते हैं एंड इट एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। अब जो ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसे हम बोलेंगे स्ट्रोमा। तो ये जो एपिथेलियम लेयर है वो मेनली स्ट्रोमा को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर इज, यानी कि ये जो पेरिफेरल रीजन होगा, यानी कि यहाँ पे ये है पेरिफेरल रीजन, उसे हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। और जो इनर लेयर होगा यानी कि ये वाला, तो इनर लेयर है उसे हम बोलते हैं मेड्यूला। तो इस तरह से ओवरी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है आउटर मोस्ट कॉर्टेक्स एंड इनर लेयर जिसे हम बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एपिथेलियम की बात की, तो एपिथेलियम के एग्जैक्ट नीचे ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू है वो प्रेजेंट होती है, और ये कनेक्टिव टिश्यू जो है वहीं कॉर्टेक्स और मेड्यूला में ओवरी को डिवाइड करते हैं। अब हम ओवरी की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसके अलावा जो भी इसके आसपास जो लेयर है वो है कॉर्टेक्स, और ये जो ग्रीन कलर में इंडिकेट किया है ये लेयर है मेड्यूला। तो इस तरह से ओवरी जो है वो दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है। अब हम इसके कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स में डिफरेंट टाइप्स की फॉलिकल्स प्रेजेंट होती हैं। उसमें सबसे पहले है ये प्राइमरी फॉलिकल। तो अब प्राइमरी फॉलिकल क्या है? देन द ओवा जो प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि जो अभी मैच्योर एग सेल नहीं बना, तो वो ओवा और उसके सराउंडिंग जो है वो कुछ टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे, तो उस फॉलिकल को हम बोलेंगे प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल जो है वो डेवलप होगी सेकेंडरी फॉलिकल में, देन सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो कन्वर्ट होगी वेसिकुलर या फिर इसे हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो ये ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप होगी। तो ग्राफियन फॉलिकल जो है उसमें मैच्योर ओवम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक बात खास याद रखना कि प्राइमरी फॉलिकल जो है उसमें इमेच्योर ओवम जिसे हम ओवा बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है, और जो ग्राफियन फॉलिकल है उसमें मैच्योर ओवम प्रेजेंट होता है। देन ये जो ओवम है वो इस ग्राफियन फॉलिकल में से रिलीज होता है, और इस तरह से वो ओवरी जो है उसमें से रिलीज होगा। तो अब यहाँ पे ये जो ग्राफियन फॉलिकल का पार्ट हमारे पास बचा है ये वाला, वो अब धीरे धीरे डेवलप होगा कॉर्पस ल्यूटियम में। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो इट इज अ ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर द ओव्यूलेशन प्रोड्यूस अ ग्लैंडुलर बॉडी, and mainly the function of this corpus luteum is to produce a female hormone that is progesterone। तो यहाँ पे एक बात खास याद रखना कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल है उसका मेन फंक्शन है कि वो फीमेल हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन जो है वो रिलीज करते हैं। तो ये हमने बात की द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, दैट इज ओवरी। नाउ ये ओवरी है उसमें से एग रिलीज होता है। तो ओवरी में से जो एग रिलीज होने की प्रोसेस है, सपोज ये ओवरी है और इसमें से ये एग रिलीज हुआ, तो ये एग की रिलीज की जो प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ओव्यूलेशन यानी कि रिलीज ऑफ एग फ्रॉम दी ओवरी। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो पूरा वो है फैलोपियन ट्यूब। तो अब ये फैलोपियन ट्यूब जो है वो
डायरेक्टली ओवरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस है। यानी कि अब ये जो ओवरी में से एग रिलीज होगा, ठीक है, तो ये एग डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में एंटर नहीं होगा। और ये जो फैलोपियन ट्यूब है वो भी टोटल 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले जो पार्ट है जो कि ये फनेल शेप पार्ट है, तो ये फनेल शेप का जो पार्ट है उसे हम इन्फंडेब्युलम बोलते हैं। तो ये है हमारा इन्फंडेब्युलम। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो इन्फेंड्यूलम जो फनेल शेप पार्ट है उसका जो टिप का पोर्शन है, यानी कि जो एजिस हैं वहाँ पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसे हम बोलते हैं फिम्ब्री। तो फिम्ब्री जो है अगर उसकी लोकेशन पूछी जाए तो जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है उसका सबसे फर्स्ट पोर्शन जिसे हम इन्फंडेब्युलम बोलते हैं, उसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो है फिम्ब्री। तो अब ये जो इन्फंडेब्युलम जो है उसे हम ओविडिकल फनल भी बोलते हैं। और अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो इट लाइज वेरी क्लोज टू दी ओवरी। आप यहाँ पे देख रहे हो ये पूरा जो फिम्ब्री लाइक प्रोजेक्शन और जो इन्फंडेब्युलम है दे लाइज वेरी क्लोज टू दी ओवरी, बट रिमेंबर it is not attached to the ovary. About once in a month, ovum is released from the ovary. यानी कि हर एक मंथ में ओवरी में से एक ओवम रिलीज होता है। और ये ओवम जो रिलीज होगा इट विल रिलीज नियर द इन्फंडेब्युलम ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अब ये फैलोपियन ट्यूब जो है उसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, तो उसके सराउंड जो है वो रिलीज होगा। तो ये ओवरी में से जो ओवम रिलीज होने की प्रोसेस है उसे हमने जैसे आगे बताया वो है ओव्यूलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बाय द सिलियरी एक्शन ऑफ दिस फिम्ब्री, यानी कि ये फिम्ब्री जो है उसकी कंटिन्यूस मूवमेंट होती रहती है, उसे हम बोलते हैं सिलियरी एक्शन। तो यहाँ पे फिम्ब्री की सिलियरी एक्शन के थ्रू द ओवम कलेक्टेड बाय द इन्फंडेब्युलम, यानी कि इसकी मूवमेंट से यहाँ पे ओवरी में से जो एग रिलीज हुआ है वो थ्रू दी सिलियरी एक्शन वो अब एंटर होगा इन्फंडेब्युलम में। ठीक है, तो इस तरह से एग जो है वो इन्फेंडुलम में एंटर होगा। देन उसके बाद ये एग जो है वो मूव होगा एम्प्यूला में, जो कि फैलोपियन ट्यूब का सेकंड पार्ट है, और उसमें से वो ट्रांसफ़र होगा इथमस में, जो कि है थर्ड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो ये जो कंप्लीट फैलोपियन ट्यूब है उसकी अगर हम ओवरऑल लेंथ की बात करें तो वो अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर है, और वो 3 पार्ट में डिवाइड है। द फर्स्ट पार्ट इन्फंडेब्युलम, देन सेकेंड इज एम्प्यूला एंड द थर्ड इज इथमस। सो ये हमने बात की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पर्टिकुलर फैलोपियन ट्यूब की। नाउ अब हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एंड दैट पार्ट इज यूटेरस। यूटेरस इज अ सिंगल, यानी कि सिर्फ एक ही यूटेरस होता है पूरे सिस्टम में, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज वूम, इसे वूम भी बोला जाता है। नाउ अगर हम यूटेरस की लोकेशन की बात करें देन द यूटेरस इज सिचुएटेड इन बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, यानी कि वो रेक्टम और जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके बीच में लोकेटेड है। इट इज़ एन इन्वर्टेड pear shaped and
थिक वॉल मस्क्यूलर स्ट्रक्चर। अब ये पूरा जो यूट्रस का स्ट्रक्चर है वो एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब डिलीवरी की प्रोसेस होती है तब मसल की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्ट्रैक्शन की, वो उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो दी यूटेरस इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन, ठीक है। देन दी यूटेरस जो है वो वजाइना में एक नैरो कैर्विक्स के थ्रू ओपन होता है। और अब हम यूटेरस की वॉल की बात करें उससे पहले ही यूटेरस जो है वो कैसे फॉर्म होता है, तो ईच फैलोपियन ट्यूब विल जॉइन एंड दे विल फॉर्म ए यूटेरस। और इस यूटेरस में मेनली मेंस्ट्रुएशन, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये तीनों फंक्शंस जो है वो यूटेरस में मेनली होते हैं। अब हम यूटेरस की वॉल की बात करें तो यूटेरस की वॉल बहुत ही थिक वॉल्ड है और मेनली 3 पार्ट्स होते हैं यूटेरस वॉल के। उसमें जो सबसे ये इनरमोस्ट लेयर है, यानी कि ये जो रेड वाला वो है एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम जो है वो इनरमोस्ट लेयर है। और अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है देन दी फर्टिलाइज्ड एग इज इम्प्लांटेड हेयर। उसकी जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है वो एंडोमेट्रियम में ही होगी। और जो उस फर्टिलाइज्ड एग में से जो एम्ब्रियो का जनरेशन है देन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये सारी प्रोसेस जो है वो एंडोमेट्रियम में ही होती है। और इफ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती तो ये जो एंडोमेट्रियल लेयर है इट विल लॉस ऑफ पीरियोडिकली, यूजुअली एवरी 28 डेज। क्योंकि हमने बात की थी कि ओवरी जो है उसमें पर 28 डे एक ओवम रिलीज होता है। तो जब ये ओवम रिलीज होता है उससे पहले ये एंडोमेट्रियम जो वॉल है वो अच्छे से प्रिपेयर होती है फॉर दी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। सो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है वो भी ब्रेक होती है और इसकी ये जो ब्रेकिंग की प्रोसेस है वो एवरी 28 डेज रिपीट होती है पीरियोडिकली। तो ये यूटेरस का सबसे इनरमोस्ट लेयर। नाउ इसके बाद ये जो आप लाइट कलर का ये एरिया देख रहे हैं ये है मेनली, यहाँ पे अब पूरा ये जो इंक्लूडेड भी है तो ये पूरा है मायोमेट्रियम। अब मायोमेट्रियम जो है वो इट इज़ लोकेटेड बिटवीन दी एंडो एंड एपीमेट्रियम। नाउ द मायोमेट्रियम इज अ बल्कि मिडल लेयर ऑफ यूटेरस एंड मेनली अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बंडल ऑफ स्मूथ मसल। और उसका मेन फंक्शन जो है इट प्लेज एन एक्टिव रोल ड्यूरिंग दी डिलीवरी ऑफ बेबी, क्योंकि इसकी वॉल जो है वो स्मूथ मसल से बनी हुई है। तो जो डिलीवरी की प्रोसेस है उसमें ये मायोमेट्रियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। नाउ दी आउटर मोस्ट लेयर, इसे हम बोलेंगे पेरीमेट्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इतना थिन वॉल, तो ये वॉल जो है वो है पेरीमेट्रियम। सो द पेरीमेट्रियम एपीमेट्रियम। अब ये जो एपीमेट्रियम या फिर जो पेरीमेट्रियम है इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस। तो ये यूटेरस की हमने बात की। अब यूटेरस जो है वो बाहर की तरफ ओपन कैसे होगा अगर हम उसकी बात करें सो द डिस्टल नैरो एंड, यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा यूटेरस है और उसका ये जो डिस्टल एंड है वो बहुत ही ज़्यादा
नैरो है विच इज़ नोन एज सर्विक्स। तो ये वाला रीजन जो है सर्विक्स। सो द डिस्टल एंड ऑफ यूटेरस इज cervix और cervix which connects uterus to the vagina part। अगर आप इस फिगर को अच्छे से देखोगे तो ये वाला पोर्शन जो है वो है यूटेरस का। देन दिस नैरो एंड इज सर्विक्स और ये सर्विक्स जो है उसके थ्रू ये यूटेरस जो है वो वजाइना में ओपन होता है। तो इस तरह से यूटेरस जो है वो वजाइना में ओपन होगा। सो अब हम वजाइनल एरिया की बात करें। सो द वजाइना इज अ थिन वॉल ट्यूब एंड वजाइना की लोकेशन जो है वो बिटवीन यूरिनरी ब्लेडर एंड रेक्टम, इन दोनों के बीच में होती है। नाउ इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सर्विक्स टू द आउटसाइड ऑफ बॉडी। ये इस तरह से वजाइना जो है वो बॉडी के बाहर ओपन होगा। सो द वजाइना प्रोवाइड्स अ पैसेज वे फॉर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट menstrual flow and the second is the birth of newborn। तो इस तरह से वजाइना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। द डिस्टल एंड ऑफ वजाइना इज पार्शियली क्लोज्ड बाय अ थिन फोल्ड जिसे हम बोलते हैं हाइमेन। तो ये हाइमेन जो है वो एक म्यूकोजल मेम्ब्रेन है जो कि वजाइनल ओपनिंग को कवर करते हैं। एंड दिस हाइमेन कैन बी ब्रेक डाउन एट एनी सिचुएशन लाइक हैवी एक्सरसाइजेस, देन स्विमिंग, साइकिलिंग। इसकी वजह से भी ये जो हाइमेन है वो ब्रेक हो सकता है। सो पहले ये जो वजाइना की कवर है जिसे हम हाइमेन बोलते हैं, इस हाइमेन को वर्जिनिटी का सिंबल माना जाता था, लेकिन वो करेक्ट नहीं है क्योंकि ये जो हाइमेन है वो एक्सरसाइज, स्विमिंग, साइकिलिंग उसकी वजह से भी ब्रेक हो सकता है। नाउ दी एक्सटर्नल जेनिटेलियल पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। So mainly it includes mons pubis, then second is labia majora, then labia minora and clitoris। यहाँ पे है pubis। ठीक है, तो ये मेन ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। सो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट इज mons pubis। The mons pubis is a cushion like structure, यानी कि वो एक मोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि फैटी टिश्यू से फॉर्म होता है। तो मेनली जो ये mons pubis है, इट इज़ अ बेसिकली cushion ऑफ अ फैटी टिश्यू। और ये mons pubis जो है इट इज़ कवर्ड बाय अ स्किन एंड स्मॉल pubic hair। ठीक है, तो ये सबसे पहला एक्सटर्नल जेनिटेलियल ऑर्गन दैट इज mons pubis। नाउ द सेकेंड इज लेबिया मेजोरा। तो अब यहाँ पे ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है दैट इज द लेबिया मेजोरा। द लेबिया मेजोरा आर folds of tissue which are located below the mons pubis and surrounds the vulva। वुल्वा के सराउंडिंग और जो mons pubis है उसकी एग्जिट नीचे की तरफ जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। देन दी थर्ड इज लेबिया माइनोरा। तो ये लेबिया माइनोरा जो है, यहाँ पे आप ये पार्ट देख रहे हो, ये है लेबिया माइनोरा। So mainly the labia minora are fold of tissue under the labia majora
अब फिर से हम रिकॉल करते हैं, मॉन्स प्यूबिस के नीचे जो फोल्ड टिश्यू है वो है लेबिया मेजोरा, और जो लेबिया मेजोरा के अंडर में फोल्ड टिश्यूज है उसे हम लेबिया माइनोरा बोलते हैं। अब जी लेबिया माइनोरा जो है वो ऊपर की तरफ उनका जो जंक्शन है, ठीक है जी, लेबिया माइनोरा फर्स्ट है और यहाँ पे सेकंड, तो इनका जो अपर पोजीशन पे जो जंक्शन है यानी कि जो मेटिंग पॉइंट है वहाँ पे एक स्मॉल टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इट इज़ अ क्लियोट्रिस, तो ये पार्ट है क्लियोट्रिस। नाउ दिस क्लियोट्रिस पार्ट इज इक्वल टू द पेनिस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Now it contains erectile tissue and is considered equivalent to the male penis। तो यहाँ पे ये जो क्लियोट्रिस है वो पेनिस से डिफरेंट क्यों है? बिकॉज ओनली दे लैक्स रिप्रोडक्टिव डक्ट, बाकी जो उनमें मसल्स और जो टिश्यूज इन्वॉल्व है उनके स्ट्रक्चर में वो दोनों सिमिलर है। अब ये जो लेबिया माइनोरा के अंदर की पार्ट की बात करें तो वहाँ पे मेनली दो ओपनिंग होगी, एक है यूरेट्रल ओपनिंग यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर यानी कि यूरिन के लिए ओपनिंग होगी, यहाँ से यूरिन जो है वो रिलीज होगा, और यहाँ पे ये है वजाइनल ओपनिंग, तो यहाँ से जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो और जो डिलीवरी की प्रोसेस है वो इस पार्ट में से होगी। तो इस तरह से फीमेल जो है उसमें एक्सटर्नल जेनिटेलियल ऑर्गन्स होते हैं। नाउ दी एक्सेसरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो वो है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन बोथ सेक्स, दैट इज मेल एंड फीमेल, but normally these mammary glands are only functional in females, क्योंकि यहाँ पे फीमेल्स जो हैं उनमें इस मेमरी ग्लैंड का एक मेन फंक्शन है that it produce milk and this milk will nourish the newborn baby। तो मिल्क के सिंथेसिस के लिए फीमेल में ये जो मेमरी ग्लैंड है वो कंपलसरी एक्टिवेट होनी चाहिए या फिर फंक्शनल भी होनी चाहिए, अदरवाइज जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है उसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। इन दी प्यूबर्टी स्टेज द फीमेल मेमरी ग्लैंड्स इंक्रीज इन साइज, और ये जो इंक्रीजमेंट है इसकी साइज में वो मेनली जो सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन है जो पर्टिकुलर फीमेल में होता है, तो इस एस्ट्रोजन की वजह से ये जो मेमरी ग्लैंड्स हैं उनकी साइज़ इंक्रीज़ होती है। तो अब हम इस मेमरी ग्लैंड की बात करें तो सबसे पहले मेमरी ग्लैंड जो है वो पैर में प्रेजेंट होती हैं और इट कंटेन्स अ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। मेनली ये एक तरह की फैटी टिश्यू है। अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी पीछे की साइड जो है वो मेनली रिब्स प्रेजेंट होती है, यानी कि रिब केज की अपर साइड जो है वो ये मेमरी ग्लैंड्स लोकेटेड है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो राउंड, ये है रिब्स के पोर्शन, और ये रिब के बीच में जो है वो है मसल्स जो कि बिटवीन द टू रिब प्रेजेंट है। देन देयर इज़ अ पेक्टोरियल मेजर मसल जो कि मेनली हमारा शोल्डर है उसमें होता है। तो इस तरह से मेमरी ग्लैंड जो है वो रिब केज के ऊपर लोकेटेड है। तो अब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो मेमरी ग्लैंड जो है वो मेमरी लॉब में डिवाइड है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक लॉब, देन ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस तरह से अराउंड एक मेमरी ग्लैंड में
15 to 20 मेमोरी लॉब्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और ये मेमोरी लॉब्स जो हैं उसके अंदर मेनली होते हैं एल्वियोल सेल, जिसे हम मेमोरी एल्वियोल्स भी बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो ये है मेमोरी लॉब, ठीक है। देन उसके अंदर जो है वो एल्वियोलर सेल्स प्रेजेंट है इस तरह से। तो ये जो इनके इनर सेल्स हैं उसे हम बोलते हैं मेमोरी एल्वियोल्स। और ये मेमोरी एल्वियोल्स जो है उनका मेन फंक्शन है दैट दे विल सिक्रीट दी मिल्क, जो कि न्यूबॉर्न के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेल्स में से जो मिल्क रिलीज़ होगा, तो अब हम यहाँ से अगर अच्छे से ड्रॉ करें तो ये है एल्वियोल सेल। अब इनमें से जो भी मिल्क रिलीज़ होगा तो ये यहाँ पे जो ये कैविटी है उसके अंदर स्टोर होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो भी मिल्क फॉर्म हुआ है वो अब टाइनी ओपनिंग जो है, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाली, ठीक है, जो कि हर एक लॉब में से निकलती है, उसे हम बोलेंगे मेमोरी डक्ट। तो ये पूरा मिल्क जो फॉर्म हुआ है वो मेमोरी डक्ट के थ्रू मेमोरी लॉब में से बाहर आएगा। देन ये जो एनलार्ज ट्यूब लाइक पोर्शन है, जैसे ये आपकी मेमोरी डक्ट है, देन इट विल ओपन इन दी enlarged portion of this tube which is known as ampulla। और ये एम्प्यूला जो है वो लैक्टिफेरस डक्ट में ओपन होगी। तो ये आपकी ये वाली जो ट्यूब का पार्ट है वो है लैक्टिफेरस डक्ट। और ये लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो निपल के थ्रू बाहर ओपन होगी। और ये निपल जो है उसमें अराउंड 8 to 10 पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, अराउंड 0.5 mm। इस साइज़ के 8 to 10 पोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू जो न्यूबॉर्न है वो मिल्क को शक कर सकता है। और ये बाकी जहाँ पे जो पार्ट है जहाँ पे मेमोरी लॉब्स प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे ये फैटी टिश्यूज़ जो है वो प्रेजेंट होंगे। और ये जो उसका आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम बोलेंगे एरोला। तो ये पूरा मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर, जिसका मेन फंक्शन है सिंथेसाइज मिल्क फॉर द नरिशमेंट ऑफ न्यूबॉर्न चाइल्ड, एंड इट इज ओनली एक्टिव इन मेल। So now that's it for today's lecture, and next lecture we will discuss about the gametogenesis, and that's your homework for today.